हेलो बच्चों, चलिए आज क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अगर आप बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री पेपर सेकंड देने वाले हैं तो यूनिट 6 के ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से क्वेश्चन होंगे जो इन क्वेश्चन से आपके एग्जाम पेपर में फंसेंगे। यूनिट 6 का नाम है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ और पेपर सेकंड का नाम है केमिकल एनर्जेटिक्स एंड रेडियो केमिस्ट्री। चलिए देख लेते हैं यूनिट 6 के वो कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो इस साल आपके एग्जाम पेपर में फंस सकते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट मैंने लिया है, गैर आदर्श विलयन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिन बच्चों को इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में पढ़ लो, जिनको हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में पढ़ लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ए नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखो यहाँ पर सी पे टिक लगा दो, डेल्टा एच मिक्सचर इक्वल टू 0। ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए होता है, ना कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। समझ गए इस चीज़ को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये 10 से 12 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए भी हैं। मजबूत इलेक्ट्रोलाइट्स का गतिविधि गुणांक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैंने लिख रखा, और ये सच में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स इज हमेशा 1 के बराबर, हमेशा 0 के बराबर, हमेशा 1 से कम, या हमेशा 1 से बड़ा। तो दूसरे का सी पे टिक लगा दो, हमेशा 1 से कम होता है। ठीक है, इज लेस देन टू 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम देख लेते हैं। बेंजीन में बेंजोइक एसिड के डीमराइजेशन के मामले में वांट हाफ फैक्टर आई का मान दिया गया है। इन द केस ऑफ डीमेरिजेशन ऑफ बेंजोइक एसिड इन बेंजीन द वैल्यू ऑफ वांट हाफ फैक्टर आई इज गिवन बाई। तो यहाँ पर टिक लगा दो। देखो सी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर। हाँ मैं दिखाई दे रहा हूँ, मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ यार। आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फा अपॉन 2 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिन भी बच्चों का एग्जाम पेपर आने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सहयोगी गुण मतलब अणुसंख्यक गुणधर्म है। अब ये अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं इसके बारे में आपको सबको पता है, क्योंकि आप तो बड़े बड़े इंटेलिजेंट हैं यार। निम्नलिखित में से कौन सा एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। परासरण दाब दिखाई दे, हाँ अणुसंख्यक गुणधर्म है। क्वथनांक का उन्नयन दिखाई दे, हाँ अणुसंख्यक गुणधर्म है। हिमांक का अवनमन दिखाई दे, हाँ अणुसंख्यक गुणधर्म है। ठीक है, वाष्पदाब का अवनमन दिखाई दे, हाँ अणुसंख्यक गुणधर्म है। क्योंकि ये सब के सब विलेय पदार्थ के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, ठीक है, उस पर वो डिपेंड नहीं करते। तो यहाँ पर जो तुम डी देख रहे हो ना, ये यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो जो हिमांक का अवनमन है यही क्या है, इसका राइट ऑप्शन है। ये अणुसंख्यक गुणधर्म है, बाकी ऊपर वालों में से कोई भी अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। और 1 या 2 क्वेश्चन आपसे एग्जाम पेपर में ये पूछेगा कि ये कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म है और कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। 2 क्वेश्चन 100% हर साल एग्जाम पेपर में रखे हुए मिलते हैं, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम पेपर क्यों ना दे रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा नियम विशेष रूप से विलयनों में वाष्प दाब की सापेक्ष कमी को नियंत्रित करता है। वाष्प दाब की कमी हो या वाष्प दाब आ जाए, राउल्ट का नियम वहाँ पर लागू होता है। राउल्ट का नियम, क्योंकि जो विलयन चैप्टर होता है ना, सॉल्यूशन हमारा, इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा राउल्ट का नियम ही यूज़ होता है। यहाँ पर आप सी पे टिक लगा दो, राउल्ट का नियम। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जिनको इंग्लिश में पढ़ना हो वो इंग्लिश में पढ़ लेना। हाँ ये क्वेश्चन बड़ा लेंथी है, मतलब क्वेश्चन की लेंथ देख के ना अंदाज़ा लगा सकते हो, इसको हल करना भी थोड़ा डिफिकल्ट होगा। एक कंटेनर में 222 ग्राम पानी है और 117 ग्राम NaCl मिलाया जाता है। उस तापमान की गणना करें जिस पर पानी उबलता है, और हमें दे रखा है 1 एटमॉस्फेयर पर पानी के लिए Kb का मान 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस दे रखा जल का। अब बेटा इसको सोल्व करो। सोल्व करने पे जो राइट ऑप्शन आगा ना वो सी आगा 104.7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है सबके सब ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समाधान क्वथनांक में अधिकतम वृद्धि उत्पन्न करेगा। विच ऑफ द फ्लोइंग सॉल्यूशन विल प्रोड्यूस द मैक्सिमम एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो 0.1 m ग्लूकोज हो गया और सुक्रोज हो गए, इनका जल अपघटन नहीं होता। सुक्रोज का तो जल अपघटन होता है, लेकिन ये आयनों में नहीं टूटते। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, बात को समझो, भावनाओं में क्या रखा है। नहीं यार, बातों में क्या रखा है, भावनाओं को समझो। तो
ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, इनका आयनन होता नहीं है, बचा MgSO4। तो मैग्नीशियम सल्फेट में 2 आयन होंगे और वेरियम नाइट्रेट में 3 आयन होंगे। तो आयनों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी अणुसंख्या गुणधर्म भी उतने ज़्यादा होते हैं। डी पे आप टिक लगा दो बेझिझक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। विलयन का एक जोड़ा समान परासरण दाब सहन करता है। ये परासरण दाब क्या होता है? अबे कुछ तो पढ़ा होगा आप लोगों ने। ऑस्मोसिस प्रेशर की एक लाइन में परिभाषा दो। देखो ये जो होता है ना वो एक्सटर्नल प्रेशर होता है, हमारे द्वारा लगाया गया दाब होता है जिस पर परासरण क्रिया रुक जाती है, बस इतना सा होता है। फॉर्मूले वगैरह याद करो, न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं इससे, कभी कभी आ जाता है। विलयन का एक जोड़ा समान परासरण दाब सहन करता है। विलयन के इस जोड़ी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो हाई परटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और ओस्मोलैरिटी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन देखो, जो ये है ना आइसोटोनिक समपरासारी विलयन कहा जाता है, क्योंकि परासरण दाब दोनों का समान है तो इनको बोला जाता है समपरासारी विलयन। क्वेश्चन नंबर 9 पे डिस्कस कर लेते हैं। पानी में वियोजित होने वाले विलय के लिए वांट हाफ गुणांक का मान है। यानी कि पानी में वियोजित होने वाले विलय के लिए वांट हाफ का गुणांक। तो देखो ध्यान देना, विद्युत भट्टे जो होते हैं ना वो आयनों में टूट जाते हैं, तो उनका जो बांट हाफ गुणांक आता है वो हमेशा 1 से ज़्यादा आता है। ठीक है, जिनका संगुणन होता है आपस में जुड़ते हैं उनका बांट हाफ गुणांक हमेशा 1 से कम आता है। ना जो ना वियोजित होते हैं ना तुम्हारे पास संयोजित होते हैं, उनका बांट हाफ गुणांक कितना होता है? हमारा 1 ही रहता है। ये ध्यान देना इस पॉइंट पे। तो यहाँ पर देखो वियोजित होने वाले मतलब वियोजन हो रहा है तो बांट हाफ गुणांक 1 से ज़्यादा आएगा, तो ए पे आप टिक लगा दो बेझिझक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। 1 मोल चीनी 3 मोल पानी में घुली होती है। 1 मोल चीनी है और 3 मोल पानी में घुली होती है। बास दाब सापेक्षिक रूप से कम है। बास दाब सापेक्षिक रूप से कम है, वो है तुम्हारे पास 1/4। ठीक है, हल करके निकाल सकते हो। प्रभावी सांद्रता और वास्तविक सांद्रता के बीच अनुपात को कहा जाता है। प्रभावी सांद्रता और वास्तविक सांद्रता के बीच अनुपात को कहा जाता है, यानी द रेशियो ऑफ बिटवीन इफेक्टिव कंसंट्रेशन एंड एक्चुअल कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एक्टिविटी कोफिशिएंट, यानी कि ए नंबर इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन पढ़ो 12वां। बेंजोइक अम्ल जब बेंजीन में घुलता है तो वह होता है। हाँ होता तो है, पर होता क्या है? बेंजोइक अम्ल, आपने बेंजोइक अम्ल पकड़ा C6H5COOH और उसको आपने बेंजीन में घोल दिया, तो वह होता है एसोसिएशन होता है, डिसोसिएशन होता है, नो चेंज होता है या नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे ए पे टिक लगाओ, वहाँ पर एसोसिएशन हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 अच्छे से पढ़ो। एसिटिक एसिड एसोसिएटेड्स एस डाइमर्स इन बेंजीन इफ द डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इज 60%, व्हाट इज द वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है, यानी कि आप हिंदी में पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। तो उसका राइट ऑप्शन सी पे टी लगा दो 0.75। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। तनु विलयन निम्न का पालन करते हैं। तो तनु विलयन जो होते हैं ना हमेशा राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, तो यहाँ पे ए पे टिक लगा दो बेझिझक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परासरण दाब ज्ञात करने की विधि है वर्कले हार्डले विधि। आजकल का जो सिलेबस है एनसीईआरटी बुक उसमें से हटा दी गई है, लेकिन पहले ज़माने में जब पढ़ते थे तो वहाँ पर बर्कले हार्डले विधि थी। 12th क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, बीएससी में तो दबादब भर रखी है, बीएससी की टेंशन मत लो। तो यहाँ पर सी पे आप टिक लगा दो वर्कले हार्डले विधि। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 16 देखो। क्वथनांक उन्नयन ज्ञात करने की विधि है लेंस वर्गर विधि। ठीक है, लेंस वर्गर विधि जो है ना ये क्वथनांक उन्नयन ज्ञात करने की एक शानदार जबरदस्त जिंदाबाद विधि है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 17 हिमांक अवनमन ज्ञात करने की विधि है। ये याद कर लो ठीक से, हिमांक अवनमन ज्ञात करने की विधि है। तो ये जो विधि होती है ना वो वेकमैन विधि होती है। तो हिमांक अवनमन विधि, हिमांक अवनमन ज्ञात करने की विधि है वेकमैन विधि। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन याद करो ना जो एग्जाम पेपर में आते ही आते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मत छोड़ना कोई भी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ो और इसका राइट ऑप्शन अपने माइंड में लेकर आओ। बड़े अच्छे से पढ़ रखा आप लोगों ने। अणुभार और क्वथनांक उन्नयन का संबंध है, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन मोलिकुलर वेट एंड एवेलेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ध्यान देना जो अणुभार होता है ना वो क्वथनांक में वृद्धि के हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होता है। डी पे आप टिक लगा दें। क्या आपने फॉर्मूला नहीं पढ़ा? M = 1000 मल्टीपल स्मॉल w बटा डेल्टा TB गुणा कैपिटल W, है ना। 1000 यानी कि 1000 गुणा KB गुणा स्मॉल w बटा डेल्टा TB गुणा कैपिटल
डब्लू। तो यहाँ पर जो एम आता है वो डेल्टा टी वी के व्युत्क्रमानुपाती आता है। तो डी पे आप टिक लगा दो, यही राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। एक आइडियल सॉल्यूशन है, ए के 50 ml है, आदर्श विलयन बी के यानी कि आदर्श विलायक ए के 50 ml और आदर्श विलेय बी के 50 ml मिलाए गए हैं, तब कुल आयतन, क्योंकि विलयन आइडियल है, विलयन आइडियल है, तो जो आइडियल विलयन होता है उसके लिए जो भी का मान होगा वो 100 ml होगा। और अगर कोई भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा तो वो दो प्रकार का होगा, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होगा। बढ़ेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, घटेगा तो हमारा कौन सा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात पे भी हमें बड़े अच्छे से ध्यान से देखना है। आदर्श विलयन के लिए निम्न में से क्या सत्य है? तो आइडियल सॉल्यूशन डेल्टा भी मिक्सचर इक्वल टू कितना होता है हमारा, 0 होता है। सी पे आप टिक लगा दो। चलिए 21 देखते हैं। बेंजोइक अम्ल के अणुओं का बेंजीन में होता है। बेंजोइक अम्ल के अणुओं का बेंजीन में सनगुणन होता है, इसको बोला जाता है एसोसिएशन। ठीक है, हमेशा ऑलवेज याद कर लो ठीक से। विलयन का अणुसंख्यक गुणधर्म किस पर निर्भर करता है? तो विलेय के कणों की संख्या पे आगे मत सोचो, विलायक क्या है, विलेय प्लस विलायक दोनों की संख्या पे, तो हमेशा विलेय के अणुओं की संख्या पे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछा जाएगा इस बार 100% कि विलयन का अणुसंख्यक गुणधर्म किस पर निर्भर करता है। तो याद बता देता हूँ आपके लिए, विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, इसके अलावा किसी दूसरी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता। इतना ध्यान देना, ना विलेय के रासायनिक गुणों पे, ना विलायक के रासायनिक गुणों पे, ना विलायक के कणों की संख्या पे, केवल विलेय के अणुओं की संख्या पर आधारित होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखो। निम्न में किसका प्रसरण दाब अधिक होगा? जिसमें आयनों की संख्या सबसे ज़्यादा होगी उसी का प्रसरण दाब भी सबसे अधिक होगा। यहाँ पर यूरिया खत्म, ठीक है, क्योंकि यूरिया का आयनन होता नहीं है। बचा नमक NaCl को जब आयनों में तोड़ोगे तो आयन दो आएंगे, Na+Cl- आयन, और जब BaCl2 को तोड़ोगे आयनों में तो 3 आएंगे, Ba2++2Cl- आयन। इसका मतलब है सी पे आप टिक लगा दो, यही हमारा क्या राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। अशुद्ध जल यानी कि मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर इज 55.56। तो डी पे आप टिक लगा दो, ये तो हल करके आराम से आप निकाल सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पेपर में पूछ लेता है। तनु विलयन के लिए राउल्ट का नियम है, राउल्ट्स लॉ फॉर डाइल्यूशन यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन, राउल्ट्स लॉ फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। बास दाब में सापेक्ष कमी विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होती है, यानी कि रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, VP, ये क्या है, VP क्या बोल दिया इसने ये, चलो, इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो बी पे आप टिक लगा दो, द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। समामेलन जलीय विलयन का हिमांक निम्न में से किसके लिए उच्चतम होगा? फ्रीजिंग पॉइंट विल बी हाईएस्ट फॉर, वो होगा ग्लूकोज के लिए। ठीक है, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट विल बी हाईएस्ट फॉर ग्लूकोज के लिए हिमांक सबसे ज़्यादा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। बेंजोइक अम्ल का बेंजीन में अणुभार हिमांक विधि से किसके अनुसार है? मोलेकुलर वेट ऑफ बेंजोइक एसिड इन बेंजीन वाई फ्रीजिंग पॉइंट मेथड किसके अनुसार है? डाइमेरिजेशन, ट्राइमेरिजेशन, सॉल्वेशन, आयोनाइजेशन। तो यहाँ पर डाइमेरिजेशन इसका जो राइट ऑप्शन होगा हमारा, ध्यान देना, ये जो होता है ना डाइमेरिजेशन हो जाता है। बेंजोइक अम्ल जो होता है जब उसको आप बेंजीन में घोलोगे तो दो अणु आपस में जुड़ जाएंगे, यानी कि संयोजन हो जाएगा। कुल मिलाकर बात ये है, बी पे आप टिक लगा दो, डाइमेरिजेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। पानी का मोलर हिमांक स्थिरांक 1.86 है, 0.1 m नमक के जलीय विलयन का हिमांक होगा। अरे वाह, 0.1 m नमक के विलयन का हिमांक होगा। फॉर्मूला कौन सा लगाना बता दूं, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और बड़ी आसानी से आप इसको सोल्व कर सकते हो। सी पे टिक लगा दो, -0.372 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से किस लवण का बांड हाफ गुणांक, ठीक है, K3FeCN के होल 6 के समान होगा? विच सल्ट हैज़ वांट हाफ फैक्टर सेम एस K3FeCN का होल 6, यानी कि हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड, हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड होगा इसका पूरा नाम। IUPAC नाम क्या होगा इसका? हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड, ये इसका IUPAC नाम है। K3FeCN का होल 6 है, तो यहाँ पर आयनों की संख्या K+, 3K+ और FeCN का होल 6 3-, तो इधर 3 के आयन है, एक इधर आयन है, तो 3 और 1 4 हो जाएंगे। डी पे आप टिक लगा दो, Al भी 1 होगा और 3 NO3 हो जाएंगे, तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर। डी पे आप टिक लगा दो, डी नंबर इज़ द राइट ऑप्शन। ओके,
अगला क्वेश्चन देखते हैं 30। आदर्श विलयन के लिए डेल्टा एच का मान भी 0 होता है, ठीक है। फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलयन के लिए डेल्टा एच बराबर भी 0 होता है, डेल्टा भी बराबर भी 0 होता है। डेल्टा एच बराबर 0, डेल्टा भी बराबर 0, डेल्टा एच बराबर पॉजिटिव और डेल्टा भी बराबर नेगेटिव। तो अब इसमें बताना क्या है आदर्श विलयन के लिए फॉर एन, आगे पूरा क्वेश्चन तो पढ़ा होता, पूरा क्वेश्चन ही गड़बड़ा दिया, क्वेश्चन ही सही नहीं है। इसमें ये पूछना चाहिए था कि आदर्श विलयन के लिए सत्य नहीं है, आदर्श विलयन के लिए सत्य नहीं है। बाकी तो ए भी राइट है बिल्कुल, डेल्टा एच बराबर भी 0 होता है, डेल्टा भी बराबर भी 0 होता है, ठीक है। पर ये जो है ना ये वाला ये सत्य नहीं है, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए होता है। ए पे टिक लगा दो, ए नंबर इज अ राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। एन हेक्सेन व एन हेप्टेन का मिश्रण उदाहरण है। एन हेक्सेन, हेक्सेन का फॉर्मूला बताओ जल्दी, क्या होता है? C6H14, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हेप्टेन का बताओ, C7H4N16 है, वेरी गुड। एन हेक्सेन व एन हेप्टेन का मिश्रण होता है, मिक्सचर ऑफ एन हेक्सेन एन हेप्टेन इज, तो वो आइडियल सॉल्यूशन होना चाहिए या नॉन आइडियल सॉल्यूशन होना चाहिए? तो वो बी पे आप टिक लगाओ, आइडियल सॉल्यूशन बनेगा वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 32। विलयन के अणुसंख्यक गुण निर्भर करते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन, विलय के कणों की संख्या के आधार पर। ए पे टिक लगा दो, ठीक है। आगे मत सोचो कुछ भी क्या है क्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। निम्न द्रव में घुलने वाली, यानी कि नियत होना चाहिए था यहाँ पे, नियत द्रव में घुलने वाली गैस की मात्रा दाब के समानुपाती होती है। नियत ताप पर आप बोल सकते हो, जो घुलने वाली गैस की मात्रा होती है वो दाब के समानुपाती होती है। ये नियम होता है हेनरी का नियम, पढ़ा है आपने? जो आप कोल्ड ड्रिंक तो पीते होगे या देखिए, खाली कोल्ड ड्रिंक तो पीते होगे, जैसे डार्ट खोलते हो बहुत अधिक संख्या में, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में, और वहाँ से गैस क्या होती है, फुर बाहर निकल आ जाती है ना, ऐसे तो होता है। तो वो जो गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। किसी भी कोल्ड ड्रिंक के भीतर एक गैस भरी होती है, CO2 भरी होती है, वो भी हाई प्रेशर पे, वहाँ पे हेनरी का नियम लागू होता है। तो यहाँ पे सी पे आप टिक लगा दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। निम्न में से किसका प्रश्न दाब सबसे अधिक होगा? जिसमें आयनों की संख्या सबसे अधिक है उसी का प्रश्न दाब सबसे अधिक होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। सी पे आप टिक लगा दो, Al2PO4 का होल थ्राइस, क्योंकि यहाँ पर जो है आयनों की संख्या सबसे ज़्यादा मिलेगी। Al 2 हो गए और PO4 हमारे कितने हो गए? 3 हो गए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 3 और 2 5 हो गए हमारे। अगला क्वेश्चन। विलायक में अवाष्पशील ठोस मिलाने पर हिमांक ऑन एडिंग नॉन वोलाटाइल सॉलिड फ्रीजिंग पॉइंट। विलायक में अवाष्पशील ठोस मिलाने पर विलायक का हिमान हमेशा क्या होता है? डिग्रीज हो जाता है, घट जाता है, विलायक का हिमांक घट जाता। ध्यान देना, यानी कि जमने में दिक्कत होती है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। निम्न में से किसे मिलाने पर आदर्श विलयन बनता है? एन ब्यूटिल क्लोराइड टू एन ब्यूटिल ब्रोमाइड इज अ राइट ऑप्शन। ये सबके सभी सही हैं। एथिलीन ब्रोमाइड टू एथिलीन क्लोराइड, हाँ यार ये भी हो सकता। एन ब्यूटिल क्लोराइड एन ब्यूटिल ब्रोमाइड, ये भी हो सकता। कार्बन टेट्राक्लोराइड व सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड, तो इसका राइट ऑप्शन जो है ना 36 का, वो सभी हैं, टोटल सभी हैं। सभी क्या है? ये रियल सॉल्यूशन बनाते हैं, यानी कि आदर्श विलयन बनाते हैं, आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। 37 देखते हैं। KCl तथा शर्करा विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्मों का अनुपात, रेशियो ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ KCl एंड शुगर। KCl तथा शर्करा विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्मों का अनुपात, तो शर्करा भी है हमारी, KCl भी है हमारी, दोनों के अणुसंख्यक गुणधर्मों का अनुपात क्या होना चाहिए? सी पे आप टिक लगा दो, 2 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राउल्ट का नियम लागू होता है अवाष्पशील विलय पर भी लागू होता है और विद्युत अनभट्टे विलय पर भी लागू होता है। सी पे टिक लगा दो, ए और बी दोनों इज राइट ऑप्शन, ठीक है। 39 देखते हैं। 1 मोलर विलयन का उच्चतम परीक्षण दाब होगा। 1 मोलर विलयन का उच्चतम परीक्षण दाब होगा जिसमें आयनों की संख्या सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ देख रहे हो ये वाली, ये NH3 का होल थ्राइस, NH4 का होल थ्राइस, PO4। अमोनियम फॉस्फेट जो है ना, इसमें जो है आयनों की संख्या सबसे ज़्यादा है, इसी का प्रश्न दाब सबसे ज़्यादा होगा। कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? वाष्प दाब जो होता है ना वो अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं होता, हिमांक भी अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं होता। तो वाष्प दाब जो है एक अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, ये ध्यान देना। 41 देखते हैं। वेरियम क्लोराइड T1 है और सोडियम क्लोराइड T2 के क्वथनांक में संबंध, रिलेशन बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ BCl2 एंड NaCl। तो अब क्वथनांक में संबंध, अब सबसे पहले दोनों में आयनों की संख्या देखो किस में ज़्यादा है और किस में कम है। फटाफट देखो, तो जैसे दिमाग लगाओ इस पर, हल कर लोगे, अरे बड़े आसानी से हल कर लोगे तुम। तो T1 ज़्यादा होगा किससे? T2 से, है ना, जिसमें आयनों की संख्या है वो ज़्यादा होगा, और
और जिसमें आयनों की संख्या कम है वो कम होगा। 42 देखते हैं, समप्रसारी विलयन वे हैं जिनके प्रसरण दाब कैसे होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, चलिए ऑस्मोटिक प्रेशर इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43 है, नॉर्मल विलय के लिए आई का मान होगा, नॉर्मल विलय के लिए आई का मान होगा फॉर नॉर्मल सोल्यूट वैल्यू ऑफ आई इज ऑलवेज, फॉर नॉर्मल सोल्यूट वैल्यू ऑफ आई इज ऑलवेज। तो ऑलवेज क्या, तो टोलवेज और लेवेज और देवेज एक होगा मेरा। ठीक है, इज अ राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, राउल का नियम केवल उन्हीं बिलियनों के लिए लागू होता है जिनके लिए डेल्टा एच शून्य से अधिक, शून्य के बराबर हो या शून्य से कम हो या इनमें से कोई नहीं है। तो जो राउल का नियम है वो तभी उन्हीं बिलियनों के लिए लागू होता है जिनके लिए डेल्टा एच होता है बी का मान शून्य, यानी कि डेल्टा एच इक्वल टू 0 होता है। पॉजिटिव है और निगेटिव है, तो अगर डेल्टा एच का मान पॉजिटिव आया है तो वो हो गया धनात्मक विचलन दर्शाने वाला अनादर्श बिलियन, और अगर डेल्टा एच का मान नेगेटिव आया तो वो हो गया ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाला अनादर्श बिलियन। किसके नियम से, राउल के नियम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, किसी आदर्श विलयन के लिए कुल ऊर्जा इनमें से, डी पे टिक लगाओ, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46, सोडियम क्लोराइड तथा यूरिया के समान मोलर सांद्रता वाले विलयनों में क्वथनांक उन्नयनों का लगभग अनुपात है। तो यहाँ राइट ऑप्शन सी पे आप टिक नहीं लगाना है, डी पे टिक लगाओ 2.0। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47, निम्नलिखित में से किस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जो मोललता होती है ना, मोललता पर ताप का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यहाँ पे डी पे आप टिक लगा दो, ध्यान देना। चलिए 48, निम्न में कौन सा अणुसंख्या गुण नहीं है, निम्न में कौन सा अणुसंख्या गुण नहीं है। प्रसरण दाब भी अणुसंख्या गुण है, क्वथनांक उन्नयन भी अणुसंख्या गुणधर्म है, हिमांक अवनमन भी अणुसंख्या गुणधर्म है, लेकिन जो ये तुम देख रहे हो ना हिमांक, ये अणुसंख्या गुणधर्म नहीं है। ठीक है, ये ध्यान देना, ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। क्रायो स्पोकिंग नियतांक का मात्रक होता है केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, क्रायो स्पोकिंग नियतांक का मात्रक होता है, तो क्या मात्रक होता है, यह वाला केल्विन प्रति किलोग्राम प्रति मोल। ठीक है, केल्विन प्रति किलोग्राम प्रति मोल इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, बिलियन के लिए वांट हाफ समीकरण है, बिलियन के लिए वांट हाफ समीकरण है, ए पे टिक लगाओ, पी वी बराबर एनआरटी, ये तो गैस समीकरण होती है, चलो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 51 देखो, हेरनी का नियम सत्य है, हेरनी का नियम सत्य है, ताप व दाब अधिक न हो, विलायक में गैस की विलेयता कम हो, गैस विलायक से क्रिया ना करे, ऊपर उस सभी इज राइट ऑप्शन, ऊपर उस सभी में मारो, ये सब के सब क्या है, इसकी लिमिटेशन होती हैं हेरनी के नियम की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, अति संतृप्त विलयन में विलय के अणुओं की संख्या संतृप्त विलयन की अपेक्षा होती है, अति संतृप्त विलयन है तो अधिकतम से भी अधिक अगर है तो वो अति संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, ध्यान देना, अल्ट्रा सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। द नंबर ऑफ सोल्यूट मोलिकुलर इन ए सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज देन इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो यहाँ पर ज़्यादा होगी। ठीक है, अति संतृप्त विलयन में विलय के अणुओं की संख्या संतृप्त विलयन से अधिक होती है। 53 देखते हैं, हेनरी का नियम संबंध बताता है ताप व गैस की विलेयता में, दाब व गैस की सांद्रता में, ताप व गैस की, तो दाब और गैस के बीच में थोड़ा सा इनके बीच में कनेक्शन होता है, तो दाब व गैस की विलेयता में, तो यहाँ पर क्या ए नंबर में पक्का मान लूँ, अगर आप कहें तो मैं मान लूँगा, देखो बंदा मैं मानूंगा नहीं, जल्दी बताओ बेटा। हाँ, ए नंबर मान लो, दाब व गैस की विलेयता में। ठीक है, प्रेशर एंड सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 55 है, वो 54 है, अणुसंख्यक गुण निर्भर करते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन, ए नंबर है कणों के रासायनिक व्यवहार पर, कणों के आकार पर, कणों की संख्या पर, विलयन के ताप पर, सी पे टिक लगा दो, कणों की संख्या पर। देखो मैंने बताया नहीं, ये कई बार क्वेश्चन रिपीट होगा और पेपर में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, और अगर ये लेक्चर आपने कवर कर लिया, जो भी इससे 10 से 12 क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में पूछेंगे वो 100% यहीं से आएंगे, इससे हटकर कुछ नहीं आएगा। तभी तो यूनिट 6 के मैंने आज 80 क्वेश्चन लिए हैं। घबराओ मत, वास्तविक विलयन वह है जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता, वास्तविक विलयन राउल्ट के नियम का कभी भी पालन नहीं करता, गुस्से में रहता हमेशा। ये जो है ना गुस्से में रहता है, ये कहता रहता है भैया मैं जो हूँ राउल्ट के नियम का पालन नहीं करूँगा, तुम कुछ भी कर लो, मैं राउल्ट के नियम का पालन नहीं करूँगा। होते हैं ऐसे कुछ। निम्न में अणुसंख्यक गुण हैं, देखो फिर से आ गया, मोलर अववर्तता, प्रकाश घूर्णन, हिमांक अवनमन, श्यानता, सी पे टिक लगाओ। हिमांक अवनमन जो है वो क्या है, एक अणुसंख्यक गुणधर्म होता है। 57, निम्न में से अणुसंख्यक गुण नहीं है,
ए नंबर देखो उसका वास दाब में अपेक्षिक अवनमन, प्रस्तनाप, क्वथनांक का उन्नयन। देखो वास दाब में अपेक्षिक अवनमन भी अणुसंख्यक गुणधर्म है, क्वथनांक का उन्नयन भी अणुसंख्यक गुणधर्म है, हिमांक का अवनमन भी अणुसंख्यक गुणधर्म है। बट ये जो तुम देख रहे हो ना सरफेस टेंशन, ये अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। द स्टडी ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज कॉल्ड। हिमांक अवनमन का अध्ययन करना क्या कहलाता है? क्रायोस्कोप, ये पहला नंबर, परक्षण दाब, ओस्मोमेट्री या फिर क्रायोस्कोपी, या ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। बी पे आप टिका दो, क्रायोस्कोपी इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। वास दाब के अवनमन का सूत्र है द फॉर्मूला फॉर द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सबने पढ़ रखा है बड़े अच्छे से और सबको याद है बड़े अच्छे से, क्योंकि यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। एक बार अपना दिमाग इस क्वेश्चन के ऑप्शन पे दौड़ाओ तो यहाँ पे निकल के आएगा तुम्हारा रिजल्ट P माइनस के पी एस अपॉन पी, या P0 माइनस पी एस अपॉन पी, जहाँ P जो है वो विलायक का बाजदाब होगा, PS जो होगा वो बिलियन का बाजदाब होगा। ठीक है, ध्यान देना, ए पे टिक लगा दो। राउल के नियम का गणितीय रूप है, मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ राउल्स लॉ इज, तो PS नहीं, P माइनस पी एस अपॉन पी इक्वल टू N अपॉन N+1। ठीक है, किसी बिलियन के बाजदाब का अपेक्षिक अवनमन उसमें उपस्थित विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। P माइनस पी एस अपॉन पी बराबर N स्मॉल n बटा स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ठीक है सर, राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। जब एक द्रव उबलता है तब बाजदाब, जब द्रव उबलता है तो बाजदाब में कमी होती है, ये ध्यान देना हमेशा। मेरे ख्याल से नहीं, जब द्रव उबलता है तो बाजदाब जो होता है ना वो वायु दाब के बराबर होता है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब कोई भी द्रव उबलता है तो जो बाजदाब होता है वो वायु दाब के बराबर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। अब सामान्य अणु भार प्राप्त होता है जब अणु का एब नॉर्मल मोलिकुलर वेट इज ऑब्टेन्ड व्हेन द मोलिकुलर अंडरगोज। अब सामान्य अणुभार प्राप्त होता है, वेरी गुड, अब सामान्य अणुभार प्राप्त होता है। सी पे आप टिक लगा दो, इज द राइट ऑप्शन। वियोजन हो या संगुणन हो, ए और बी दोनों से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 63 अच्छे से पढ़ो पहले। बाजदाब के अवनमन का नियम है द लॉ ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज। बाजदाब के अवनमन का नियम है, तो बाजदाब के अवनमन का नियम जो होता है ना वो राउल का नियम है। राउल के नियम द्वारा ही आप क्या कर सकते हो, स्पष्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। ग्लूकोज के जलीय विलयन का बाजदाब 373 केल्विन पर 740 पारे के दाब के बराबर है। विलेय का मोल प्रभाज है, विलेय का मोल प्रभाज है। बी पे आप टिक लगा दो 1/38। अब आप ये सोच रहे होगे ये सवाल हल कैसे करा, बड़ा सिंपल बड़ा इजी सवाल है। 65 में देखो NaCl के जलीय विलयन का बाजदाब, नमक के जलीय विलयन का बाजदाब द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज सोडियम क्लोराइड। जल के समान होगा, जल से अधिक होगा, जल से कम होगा, इनमें से कोई नहीं। नमक के जलीय विलयन का बाजदाब क्या होगा, कम होगा, क्योंकि जब किसी अवाष्पशील पदार्थ को आप विलायक में घोलते हो तो उसका बाजदाब हमेशा क्या होता है, बेचारा गिर जाता है, तो जल से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, विलयन का कम हो जाएगा। थोड़ा क्वेश्चन पूछने का तरीका भी अलग ही किया गया। 66 देखते हैं। ठीक है, मोलर अवनमन नियतांक का सूत्र है, मोलर अवनमन नियतांक का सूत्र है, तो वो होता है डेल्टा TF में आप मोलिकुलर वेट से भाग कर दो, वही हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगा। 67 देख लेते हैं। 1 m यूरिया, मतलब m का मतलब होता है मोलर, मोलर मतलब मोल प्रति लीटर। ठीक है, 1 m यूरिया, 1 m ग्लूकोज व 1 m NaCl तीनों की सांद्रता समान दे रखी है। कि हिमांक के अवनमन में अनुपात है, कि हिमांक के अवनमन में क्या है, अनुपात है, वो है 1:1:2। अब आप सोच रहे होगे सर ये ऑप्शन कहाँ से आया। शर्करा के 1 मोल 3 मोल जल में घोले हैं, शर्करा के 1 मोल को आपने 3 मोल जल में घोला है, बाजदाब का अवनमन है। वाह क्या बात है, बड़ा दमदार को निकाल लोगे हैं। अगर शर्करा के 1 मोल को आपने 3 मोल जल में घोला है तो बाजदाब का अवनमन होगा। ये क्वेश्चन शायद अभी ऊपर भी मैंने करवा दिया है ना, 1/4। सी पे टी लगा दो 1/4। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एल्युमिनियम नाइट्रेट के समान किसका बांड-हाफ गुणांक है। देखो दोनों में संख्या, देखो ये क्वेश्चन ऊपर भी रिपीट हुआ और ये क्वेश्चन यहाँ भी रिपीट हुआ, दोनों क्वेश्चन सेम है। K3FeCN के होल के बराबर, क्योंकि यहाँ भी आयनों की संख्या 4 है और AlNO3 का होल थ्राइस में भी आयनों की संख्या कितनी है, हमारी 4 ही है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, बांड हाफ कारक के लिए सत्य है। द स्टेटमेंट फॉर बांड हाफ फैक्टर इज। ठीक है, सी पे आप टिक लगा दो, सभी सही है। I बराबर डेल्टा TF अपॉन डेल्टा TF0 सही है, राइट ऑप्शन। डी पे आप टिक लगाओ, सभी क्वेश्चन जो हैं बिल्कुल सही हैं। ठीक है, 71 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन उच्चतम ताप पर उबलेगा, कौन सा विलयन उच्चतम ताप पर उबलेगा।
1% ग्लूकोज, 1% यूरिया, 1% KgCl पोटेशियम क्लोराइड या 1% K2SO4। तो जिसमें आयनों की संख्या सबसे ज़्यादा है, क्वथनांक का उन्नयन भी सबसे ज़्यादा उसी में ही होगा। यहाँ पे डी पे आप टिक लगा दो बेझिझक। अरे 1 मिनट कहाँ गया? अरे क्वेश्चन ये आएगा, यहाँ पे डी पे टिक लगाओ 1% K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 देखो, किसी विद्युत अपभट्टे के लिए वांट हाफ कारक फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट द वांट हाफ फैक्टर इज ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 या इक्वल टू 1, 0। किसी विद्युत अपभट्टे के लिए वांट हाफ गुणांक, तो मैंने क्या बताया था कि विद्युत अपभट्टे हो तो वो आयनों में टूट जाता है, इसका मतलब है वांट हाफ गुणांक 1 से अधिक आता है, ग्रेटर देन टू 1, 1 से क्या आगा? अधिक आगा। 73 देखते हैं, बेंजोइक अम्ल के बेंजीन में डाइमेरिजेशन से वांट हाफ गुणांक हमेशा 1 से कम हो जाता है। फिलहाल तो इसमें फॉर्मूला लिख रखा है, लेकिन मेरे ख्याल से कम होता है, तो फॉर्मूला जो है टिक लगा दो, सी पे आप टिक लगा दें, I = 1 - A/2। तो 1 से कम हो जाएगा ना, A/2 घटा दिया हमने, 1 से कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, प्रभावी सांद्रता व वास्तविक सांद्रता का अनुपात कहलाता है जो ये एक्टिव कंसंट्रेशन होता है ना, एक्टिव कंसंट्रेशन इज अ राइट ऑप्शन। एक्टिविटी कोफिशिएंट ये कहलाता है, एक्टिविटी कोफिशिएंट सक्रियता गुणांक इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है। प्रभावी सांद्रता व वास्तविक सांद्रता का अनुपात एक्टिविटी कोफिशिएंट कहलाता है। ऊपर भी एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 75 देख लेते हैं, किसी विद्युत अपभट्टे का सक्रियता गुणांक है, किसी भी विद्युत अपभट्टे का सक्रियता गुणांक द एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज, वो होगा, सी पे टिक लगा दो, इज लेस देन टू 1। ठीक है, लेस देन टू 1, 1 से क्या होगा? हमेशा कम होगा। 76 देखते हैं, वांट हाफ कारक प्रयुक्त होता है, वांट हाफ फैक्टर इज़ यूज्ड लवण के लिए, विद्युत अपभट्टे के लिए, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा 76 का, वो बी पे टिक लगाओ, विद्युत अपभट्टे के लिए होगा। ठीक है, विद्युत अपभट्टे जो आयनों में टूट जाते हैं। 77 देखते हैं, अपसामान्य अणुभार का कारण है। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लेना है, याद कर लेना है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम पेपर में पूछेगा। अपसामान्य अणुभार का कारण है, तो अपसामान्य अणुभार का यानी कि द रीज़न फॉर एबनॉर्मल मोलेकुलर वेट इज़, द रीज़न फॉर एबनॉर्मल मोलेकुलर वेट इज़, सी पे आप टिक लगा दें, वियोजक यानी कि वियोजन। ओके, वियोजन इसका मेनली कारण है। 78 देखते हैं, सही संबंध द करेक्ट रिलेशन इज़, सही संबंध है। सही संबंध पहचानो, अब पहचानोगे कैसे? ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। सही संबंध पहचान लो, अरे मेरे दोस्तों पहचान लो। ए पे टिक लगा दो, वियोजक। ठीक है, डेल लॉग निखिल अपॉन डेल्टा HF = RT²। चलिए क्वेश्चन नंबर 79, सही संबंध द करेक्ट रिलेशन इज KB = 0.02 T² अपॉन डेल्टा HB। यही क्या है? मेरे ख्याल से राइट ऑप्शन है, या ऊपर सभी होना चाहिए इसका राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन ऊपर भी रिपीट हुआ है, सही संबंध है। हुआ नहीं हुआ ऊपर ये वाला क्वेश्चन रिपीट एक बार है भाई, ये क्वेश्चन एक बार रिपीट हुआ है। सी पे आप टी लगाओ, KB = 0.02 T² डेल्टा HV। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 80 में, क्वथनांक उन्नयन व अणुभार में सही संबंध है, तो वो होता है क्वथनांक के उन्नयन व अणुभार में सही संबंध है। डेल्टा TB = MKB इज़ अ राइट ऑप्शन। तो इस लेक्चर में हमने कुल कितने क्वेश्चन कवर करें हैं? 80 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। इन्हीं 80 क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद करना है, समझना है, पढ़ना है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में फंसने वाले हैं। ये ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मत छोड़ना कोई भी क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम पेपर में आते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।